गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हमने पिछले वीडियो में थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, और वहाँ हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक एक्शन के लिए रिएक्शन फोर्स होता है और लगभग मतलब दोनों बराबर होते हैं, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। टाइम लैग नहीं होता, ऐसा नहीं पहले एक्शन लगेगी तब रिएक्शन। ये म्यूचुअल इंटरेक्शन है, यानी इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा कोई भी फोर्स नहीं होगा, और होंगे तो दोनों ही एक साथ होंगे। भाई जब आप टेबल में फोर्स लगाओगे ठीक उसी टाइम फोर्स आप पे भी आएगा। ऐसा नहीं कि आप पहले लगा दोगे और 1 सेकंड के बाद फोर्स आप पे आएगा, ऐसा नहीं। आप फेल भले बाद में करो, अलग बात है, लेकिन फोर्स एक साथ आएगा। तो इतना पता पड़ा कि कोई भी सिस्टम है उसमें एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक साथ होते हैं। ठीक, अब नेट फोर्स की जब बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ए से आपने बी पे फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स बी ने ए पे लगाया। अब ए और बी को एक सिस्टम मान लो, ठीक है, 2 पार्टिकल का सिस्टम कहलाएगा क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट है। तो 2 पार्टिकल सिस्टम में नेट फोर्स, तो इधर एक जितना फोर्स है उतना फोर्स इधर, तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। तो किसी भी सिस्टम में एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स का सम, इन शॉर्ट बोलें तो नेट फोर्स, वो जीरो होता है। अब इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की थ्योरी निकली है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको समझना है तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप मान लो कि आपके पास एक गन है और गन में बुलेट है एक, तो इस इनिशियली देखेंगे तो उसका मोमेंटम है जीरो, क्योंकि वो रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो है दोनों की, तो m इंटू जीरो जीरो है। अब आप फायर करते हो, जब आप फायर करते हो तो आप क्या पाते हो कि बुलेट को तो भाई स्पीड मिल गई अच्छी खासी, बुलेट का मोमेंटम है, मिजरेबल मोमेंटम है, और गन आपको जस्ट रिकॉइल करती है, पीछे झटका देती, जर्क आता है, इसका मतलब वेलोसिटी तो उसको भी मिली है। ठीक, अब आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन की नज़र से देखो इस घटना को। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग बुलेट को वेलोसिटी मिली, यानी कि मोमेंटम मिला। इसका मतलब उसमें फोर्स लगा। फोर्स कहीं से भी आया हो, भाई बारूद है उसके कारण इंटरनल एनर्जी से फोर्स आया हो, बट फोर्स तो लगा है। अब फोर्स उस पर जो लगा उसके कारण मिल गया उसको मोमेंटम। और थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स कभी भी अकेला नहीं होगा, 2 ऑब्जेक्ट पे लगेगा। तो अगर बुलेट पे फोर्स लगा है F, तो गन पे भी -F फोर्स लगेगा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। जब सेम फोर्स लगेगा गन पे, तो हमने पढ़ रखा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट्स इक्वल मोमेंटम, यानी जो मोमेंटम बुलेट का होगा इधर, वही मोमेंटम गन का होगा इधर। ये तो नियम है भाई कि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट्स इक्वल मोमेंटम। इस तरीके से इधर का PB, P बुलेट, और इधर का PG, P गन, दोनों को ऐड करो तो PB प्लस माइनस PG, बाई डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस, और जब इनको आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको हो जाएगा जीरो मोमेंटम, और जीरो पहले भी था। इसी को हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। यहाँ हमने बनाया हुआ है ये गन में बुलेट है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बाद में जब आप फायर करते हो तो ये बुलेट की वेलोसिटी हो जाती है V बुलेट, इसका मास है mb, इस पे जो फोर्स लगा जिसको आप एक्शन फोर्स कह सकते हो F है बुलेट, और उसकी डायरेक्शन है बुलेट के डायरेक्शन में। गन का अपना मास है m गन पे फोर्स कितना लगेगा जितना बुलेट पे लगा, लेकिन सिंबल हमने G लिखा हुआ है, भले हैं सेम, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी अपनी वेलोसिटी होगी V गन। किधर होगी ये वेलोसिटी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका अपना मोमेंटम हो जाएगा P बुलेट, और इसका मोमेंटम आप लिखोगे P गन। वेक्टर लगाओगे तो माइनस साइन आएगा, प्लस साइन मत लिख देना, क्योंकि प्लस लिखते ही डायरेक्शन इधर हो जाएगी मोमेंटम की। जब हमने प्लस लिखा है और मोमेंटम है और इधर है डायरेक्शन, तो इधर की डायरेक्शन पे मोमेंटम में माइनस आएगा।
अब आपको पता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा, इंटरेक्शन हुआ दोनों के बीच, जब ही इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आया है। एक्शन रिएक्शन फोर्स तो इक्वल होते ही हैं, अपोजिट होते हैं, और टाइम ऑफ इंटरेक्शन भी इक्वल है दोनों में। ऐसा नहीं कि भाई फोर्स बुलेट में ज़्यादा टाइम लगा और गन में कम टाइम लगा, सेम टाइम लगेगा। तो आप लिख सकते हो, इम्पल्स का फार्मूला हमने पढ़ा है F डेल्टा टी, तो F बुलेट इंटू डेल्टा टी इम्पल्स का फार्मूला है, इक्वल टू F गन इंटू डेल्टा टी, माइनस है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसी को आप क्या लिखते हो, F डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी लिखते हो। तो ये हो जाएगा आपका F बुलेट को आप क्या लिखे हुए, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, डेल्टा पी। डेल्टा पी किसका है, ये बुलेट का है, इक्वल टू, माइनस तो साइन आएगा ही अपना, और इसकी जगह क्या आएगा, डेल्टा पी आएगा, और किसका आएगा, गन का आएगा। अब ये चेंज है मोमेंटम में, यानी बाद का मोमेंटम माइनस पहले का मोमेंटम। तो ये आपका, इसको लिख सकते हो P2 माइनस P1, यानी कि इन शॉर्ट आप P बुलेट तो है ही, इनिशियली जीरो था, बाय रेस्ट पे थी वो, तो जीरो कर दो, और ये माइनस P गन तो है ही जो मिला, और इनिशियली इसका जीरो था, ये मिलेगा P बुलेट इज इक्वल टू माइनस P गन, और इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा P बुलेट प्लस P गन इज इक्वल टू जीरो। ये आपका सिस्टम का आया, और P इनिशियल जो था सिस्टम के लिए वो भी जीरो ही था। तो इससे क्या पता पड़ा बेटा, इससे पता पड़ा कि कोई भी सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इंटरनल भले लग रहा हो फोर्स, यानी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, और मोशन भी हो रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरे सिस्टम का जब आप मोमेंटम निकालेंगे वो वही रहेगा जो पहले था। अगर रेस्ट पे था पूरा सिस्टम इनिशियली तो जीरो मिलेगा मोमेंटम, तो नेट मोमेंटम जीरो आएगा। ये बहुत बहुत पावरफुल वीपन है फिज़िक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप बहुत सीरियसली लेना, बहुत टेढ़े टेढ़े न्यूमेरिकल में ये अकस्मात लग जाता है, और जिसके क्लियर है कॉन्सेप्ट वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला यूज करके न्यूमेरिकल निकाल लेगा। इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से हम यूज करते P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए है, मैंने डायरेक्शन नहीं लिया, यानी मैग्नीट्यूड मोमेंटम का वही रहेगा बाद में भी, सॉरी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, यानी कि मैग्नीट्यूड वही रहेगा मोमेंटम का जो पहले था। इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप इसको प्रूव कैसे करते हो, ये टॉपिक हम आगे के वीडियो में देखेंगे। हाल फिलहाल हमने देखा कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसका नेट मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।